नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। पिछली बार हमने बात की थी Amazon DynamoDB की। AWS का वो नो एसक्यूएल डेटाबेस जो मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम और बड़े स्केल के लिए जाना जाता है। आज हम थोड़ा गियर बदल रहे हैं। आज हम गोता लगाएंगे एनालिटिक्स और बिग डेटा की दुनिया में Amazon Redshift के साथ। हाँ, AWS का पूरी तरह से प्रबंधित पेटाबाइट स्केल डेटा वेयरहाउस। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। अगर किसी के नोट्स में ये शब्द दिखें, डेटा वेयरहाउस, एनालिटिक्स, OLAP, पेटाबाइट स्केल या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस, तो बहुत मुमकिन है कि जवाब रेडशिफ्ट हो। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये रेडशिफ्ट आखिर है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है पर्दे के पीछे, इसकी खास बातें क्या हैं और सबसे ज़रूरी, इसे कब इस्तेमाल करें, खासकर तब जब डेटा बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहूँ तो रेडशिफ्ट एक डेटा वेयरहाउस है। इसका मेन काम है एनालिटिक्स, जिसे हम OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। ये लेन देन वाले कामों के लिए नहीं है, मतलब OLTP के लिए नहीं। उसके लिए तो RDS या DynamoDB जैसे दूसरे समाधान हैं। रेडशिफ्ट की खासियत है कि ये पेटाबाइट्स तक का डेटा, हाँ पेटाबाइट्स मतलब हजारों टेराबाइट्स, संरचित हो या अर्ध संरचित, उसे स्टोर कर सकता है और उस पर आप जटिल SQL क्वेरी चला सकते हैं। सोचिए, ये बनाई है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग को पावर देने के लिए। अच्छा, तो ये बात साफ है। अगर बड़े डेटा सेट पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनानी है, तब रेडशिफ्ट। लेकिन रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन जैसे कोई ऑर्डर आया या यूजर प्रोफाइल अपडेट हुआ, वो इसका काम नहीं है। वो काम RDS या फिर DynamoDB का है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है शुरू में ही। ये दिलचस्प है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब अंदर क्या चल रहा होता है? इसका आर्किटेक्चर कैसा है? देखिए, रेडशिफ्ट क्लस्टर में ना मोटे तौर पर दो तरह के हिस्से होते हैं। एक होता है लीडर नोड। लीडर नोड, मैनेजर जैसा? हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैनेजर की तरह। ये क्लाइंट से SQL क्वेरी लेता है, उसे समझता है, ऑप्टिमाइज करता है, एक प्लान बनाता है और फिर काम को बांट देता है। दूसरा हिस्सा है कंप्यूट नोड्स। ये समझिए टीम मेंबर्स हैं जो असली मेहनत करते हैं। ये डेटा को स्टोर करते हैं और लीडर नोड से जो प्लान मिला है उसके हिसाब से क्वेरी के अपने अपने हिस्से को पैरेलल में चलाते हैं। फिर नतीजे वापस लीडर नोड को भेजते हैं जो सबको जोड़कर फाइनल रिजल्ट क्लाइंट को देता है। और यहीं पर रेडशिफ्ट का एक, कह सकते हैं, सीक्रेट वेपन सामने आता है। ये कॉलमनर स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। कॉलमनर स्टोरेज? जी हाँ, कॉलम आधारित स्टोरेज। ये पारंपरिक डेटाबेस जैसे RDS से बिल्कुल अलग है। वो रो बेस्ड होते हैं, मतलब पंक्ति आधारित। कॉलम आधारित, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? और ये एनालिटिक्स के लिए बेहतर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, लाखों पंक्तियां हैं और कई कॉलम हैं, ग्राहक ID, बिक्री की तारीख, उत्पाद, मात्रा, कीमत वगैरह। पारंपरिक रो बेस्ड डेटाबेस में हर रो का सारा डेटा एक साथ स्टोर होता है, मतलब एक ग्राहक की ID, उसी की तारीख, उसी का उत्पाद, सब एक जगह। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये जानना है कि टोटल बिक्री कितनी हुई। इसके लिए आपको सिर्फ कीमत वाले कॉलम की जरूरत है ना? हाँ, सिर्फ कीमत का टोटल चाहिए। सही। तो रो बेस्ड सिस्टम में डेटाबेस को डिस्क से हर रो का पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा, ID, तारीख, उत्पाद, सब कुछ सिर्फ कीमत निकालने के लिए। सोचिए कितना फालतू का डिस्क आयो हुआ। ओ हाँ, मतलब बाकी कॉलम का डेटा पढ़ना पड़ा जो चाहिए ही नहीं था। बिल्कुल। अब देखिए, कॉलम आधारित स्टोरेज में क्या होता है, इसमें हर कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर होता है। सारी कीमतें एक जगह, सारी तारीखें एक जगह, सारे उत्पाद एक जगह। तो जब आपको कुल बिक्री जाननी है, रेडशिफ्ट सीधे डिस्क से सिर्फ और सिर्फ कीमत वाला कॉलम उठाता है। बाकी कॉलम्स को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो मतलब आयो बहुत कम हो गया। नाटकीय रूप से कम। और कम आयो का मतलब है क्वेरी बहुत तेज चलेगी। ये तो कमाल है। मतलब अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत आयो बचाएगा। और आपने कंप्रेशन की भी बात की थी शायद, क्या इसमें भी मदद मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि एक कॉलम में एक ही तरह का डेटा होता है। जैसे सारी कीमतें नंबर्स हैं या सारी तारीखें एक ही फॉर्मेट में हैं, तो उसे कंप्रेस करना बहुत आसान और ज्यादा असरदार होता है। और बेहतर कंप्रेशन का मतलब है कम स्टोरेज स्पेस लगेगा और डिस्क से कम डेटा पढ़ना पड़ेगा। नतीजा, क्वेरी और तेज। समझ गया। तो अगर कहीं कॉलमनर स्टोरेज शब्द दिखे तो फौरन रेडशिफ्ट और तीज एनालिटिक्स दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कॉलमनर स्टोरेज तो एक बड़ा फायदा हो गया, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं होगा। रेडशिफ्ट में और क्या खास बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं, खासकर बड़े एंटरप्राइज के लिए?
हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली तो है विशाल पैमाना, मैसिव स्केल। जैसा हमने कहा, ये पेटाबाइट्स डेटा संभाल सकता है। आजकल जिस हिसाब से डेटा बढ़ रहा है, ये क्षमता बहुत जरूरी है बड़ी कंपनियों के लिए। दूसरी, वही कॉलमनर स्टोरेज और कंप्रेशन। इसके फायदे तो हमने देख ही लिए, तेज क्वेरी, कम स्टोरेज लागत। ये परफॉर्मेंस भी सुधारता है और पैसे भी बचाता है। तीसरी बात, और ये बहुत जरूरी है, वो है AWS इकोसिस्टम के साथ इसका गहरा इंटीग्रेशन। रेडशिफ्ट अकेला नहीं चलता। हाँ, ये तो AWS की खासियत है, सर्विसेज आपस में बात करती हैं। बिल्कुल। सबसे खास है रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम। इससे आप सीधे S3 में रखे डेटा पर क्वेरी चला सकते हैं। मतलब डेटा को रेडशिफ्ट में लोड करने की जरूरत ही नहीं। ओह, ये तो बहुत काम का फीचर लगता है। हाँ, और इसके अलावा ये AWS ग्लू के साथ बढ़िया काम करता है डेटा ETL के लिए, Amazon Kinesis के साथ रियल टाइम डेटा के लिए और Amazon QuickSight के साथ विजुअलाइजेशन के लिए। सब कुछ जुड़ा हुआ है। चौथी चीज है समवर्ती स्केलिंग। कंकरेंसी स्केलिंग। मतलब मान लीजिए महीने का आखिर है और अचानक बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स चलाने लगे, आपके क्लस्टर पर लोड बढ़ गया, तो ऐसे में रेडशिफ्ट अपने आप जरूरत के हिसाब से थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर जोड़ सकता है ताकि सबकी क्वेरीज तेजी से चलती रहें। अच्छा, ऑटो स्केलिंग जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और जैसे ही लोड कम होता है, वो एक्स्ट्रा पावर अपने आप हट जाती है। आपको सिर्फ उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए ही पे करना होता है जब वो यूज हुई। ये तो अच्छा है, लेकिन क्या इसमें लागत अचानक बढ़ने का डर नहीं? कोई कंट्रोल होता है इस पर? जी हाँ, कंट्रोल होता है। आप सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्स्ट्रा क्लस्टर यूज़ हों। और AWS रोज़ाना 1 घंटे का क्रेडिट भी देता है ज़्यादातर क्लस्टर्स पर, जो अक्सर छोटे-मोटे स्पाइक्स को संभालने के लिए काफ़ी होता है। और 5वीं अहम बात है सुरक्षा, सिक्योरिटी। डेटा वेयरहाउस में बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले। तो रेडशिफ्ट में डेटा स्टोरेज के समय एन्क्रिप्टेड रहता है KMS के जरिए, और जब डेटा नेटवर्क पर चल रहा होता है तब भी एन्क्रिप्टेड रहता है SSL के जरिए। और पूरा क्लस्टर आपके VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर चलता है, मतलब आपके अपने प्राइवेट नेटवर्क स्पेस में, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आपने रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम का जिक्र किया था, मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा। S3 में डेटा लेक रखने वालों के लिए ये वाकई बहुत काम का हो सकता है। थोड़ा और बताएंगी इसके बारे में? हाँ, ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है कई सिनारियों में। स्पेक्ट्रम आपको Amazon S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस में रखे एक्साबाइट्स डेटा पर सीधे SQL क्वेरी चलाने की सुविधा देता है। एक्साबाइट्स यानी लाखों टेराबाइट्स? जी हाँ, सोचिए आपके पास S3 में सालों का लॉग डेटा पड़ा है, या वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम डेटा है टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में। स्पेक्ट्रम के बिना आपको शायद ये सारा डेटा पहले रेडशिफ्ट क्लस्टर में लोड करना पड़ता। हाँ, जो कि महंगा भी हो सकता है और टाइम भी लेगा। बिल्कुल, स्पेक्ट्रम के साथ ये करने की जरूरत ही नहीं। आप S3 में अपने डेटा को एक तरह से बाहरी टेबल, एक्सटर्नल टेबल के तौर पर डिफाइन करते हैं, और फिर आप उसी SQL क्वेरी से उसे एक्सेस कर सकते हैं जो आप रेडशिफ्ट की अपनी इंटरनल टेबल्स के लिए यूज करते हैं। कमाल की बात यह है कि आप रेडशिफ्ट की इंटरनल टेबल को S3 की एक्सटर्नल टेबल के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। वाह, मतलब डेटा जहां है वहीं क्वेरी कर लो, उसे मूव करने की जरूरत नहीं। ये तो ETL पाइपलाइन को भी आसान बनाता होगा। बिल्कुल, खासकर अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा लेक S3 में है और आप उसे पूरा का पूरा अपने डेटा वेयरहाउस में कॉपी नहीं करना चाहते, शायद इसलिए कि आपको उसकी रोजाना जरूरत नहीं है, या वो बस बहुत ज्यादा है। हाँ, समझ गया। तो अगर कभी ऐसा सवाल आए कि S3 में रखे बड़े डेटा सेट पर SQL से एनालिसिस कैसे करें बिना डेटा लोड किए, तो जवाब है रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम। ये लागत भी बचाता है और मैनेजमेंट भी आसान करता है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम वाली बात तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा, लागत। ये सब सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, पर महंगा भी होगा। डेटा वेयरहाउस सस्ते तो नहीं होते। देखिए, रेडशिफ्ट का जो मेन प्राइसिंग मॉडल है वो आपके चुने हुए कंप्यूट नोड्स के टाइप और उनकी संख्या पर आधारित है। आप पर नोड, पर घंटा के हिसाब से पे करते हैं। अच्छा, पे एज यू गो जैसा। हाँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्लस्टर का साइज चुन सकते हैं और बाद में उसे बदल भी सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि जो नए नोड टाइप्स आए हैं, जैसे RA3 इंस्टेंस, उनमें स्टोरेज और कंप्यूट को अलग-अलग स्केल किया जा सकता है। ओह, ये कैसे? मतलब अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए पर कंप्यूट पावर उतनी ही काफी है, तो आप सिर्फ स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, या उल्टा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको दोनों एक साथ बढ़ाने पड़ते थे।
इससे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अगर आपको पता है कि आपको लंबे समय के लिए रेडशिफ्ट क्लस्टर चाहिए, मान लीजिए 1 साल या 3 साल, तो आप रिजर्व्ड इंस्टेंस खरीद सकते हैं, जिन्हें आरआईज कहते हैं। इससे आपको ऑन डिमांड कीमत के मुकाबले काफी अच्छी छूट मिल जाती है, कभी-कभी 75% तक। लंबे समय तक चलने वाले एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए कॉस्ट बचाने का ये बहुत कॉमन तरीका है। ठीक है, अब आरआई से बचत हो सकती है। और हाँ, वो जो स्पेक्ट्रम की बात की थी हमने, उसका चार्ज अलग से होता है। वो इस पर निर्भर करता है कि आपने S3 से कितना डेटा स्कैन किया, पर टेराबाइट स्कैन के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो अब एक बार फिर से बिल्कुल साफ साफ समझने के लिए, रेडशिफ्ट, आरडीएस और डायनेमोडीबी, इनमें मुख्य अंतर क्या है? लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। इन तीनों का अंतर समझना AWS आर्किटेक्चर के लिए एकदम बेसिक है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहला, इनका मूल मकसद क्या है? RDS एक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है, MySQL, PostgreSQL जैसा, मेनली OLTP यानी रोज के लेन देन के लिए। DynamoDB एक NoSQL डेटाबेस है, की वैल्यू और डॉक्यूमेंट स्टोर। ये भी बहुत स्केलेबल OLTP के लिए है, खासकर जहां लगातार कम लेटेंसी चाहिए, मिलीसेकंड्स में। और रेडशिफ्ट एक डेटा वेयरहाउस है, खास तौर पर OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए बना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। दूसरा, इनका बेस्ट यूज केस क्या है? RDS उन ऐप्स के लिए बढ़िया है जहां डेटा स्ट्रक्चर्ड है और रिलेशनशिप जरूरी हैं, जैसे CRM या ई-कॉमर्स का ऑर्डर सिस्टम। DynamoDB वहां चमकता है जहां बहुत ज्यादा रीड राइट ट्रैफिक है और स्केल की कोई लिमिट नहीं चाहिए, जैसे गेमिंग लीडर बोर्ड, एडटेक, IoT डेटा। और रेडशिफ्ट का बेस्ट यूज? रेडशिफ्ट का काम है बड़े बड़े डेटा सेट पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलाना, BI डैशबोर्ड बनाना, डेटा में ट्रेंड्स को खोजना। तीसरा, क्वेरी कैसे करें? RDS और रेडशिफ्ट दोनों स्टैंडर्ड SQL यूज करते हैं। ये ज्यादातर डेवलपर्स और एनालिस्ट जानते हैं। DynamoDB का अपना API है, हालांकि अब PartyQL के जरिए SQL जैसा इंटरफेस भी है। ठीक है, SQL बनाम API। चौथा, स्केल कितना है? RDS आमतौर पर टेराबाइट्स तक जाता है, DynamoDB लाखों रिक्वेस्ट प्रति सेकंड संभाल सकता है और डेटा साइज में लगभग अनलिमिटेड है। रेडशिफ्ट को पेटाबाइट्स डेटा संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। पेटाबाइट्स या स्केल का फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और पांचवां और बहुत महत्वपूर्ण अंतर, स्टोरेज आर्किटेक्चर। जैसा हमने पहले बात की, RDS रो बेस्ड है, DynamoDB की वैल्यू डॉक्यूमेंट मॉडल है, और रेडशिफ्ट का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है इसका कॉलमनर स्टोरेज। यही इसे एनालिटिक्स के लिए इतना तेज बनाता है। समझ गया। तो निचोड़ ये है, अगर काम ट्रांजैक्शनल है, फटाफट लिखना पड़ना है, मिलीसेकंड लेटेंसी चाहिए, तो RDS या DynamoDB। लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, उसका एनालिसिस करना है, कॉम्प्लेक्स SQL चलाना है, रिपोर्ट बनानी है, BI करना है, तो रेडशिफ्ट। क्या आप इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझा सकती हैं? कहानियों से ना चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी है, वो अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से समझना चाहती है। अब उसका डेटा कई जगह से आ रहा होगा, जैसे ग्राहकों के ऑर्डर और लेन देन का डेटा। वो शायद एक RDS डेटाबेस में होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, रिलेशनल है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल डेटा RDS में। फिर उनकी वेबसाइट पर लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कौन से पेज देख रहे हैं, मतलब क्लिक स्ट्रीम डेटा, ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये शायद S3 बकेट में जा रहा है, लॉग फाइल्स के रूप में। हाँ, लॉग्स अक्सर S3 में ही जाते हैं। और मान लीजिए उनके मार्केटिंग कैंपेन का डेटा, ईमेल से कितने लोग आए, सोशल मीडिया एड से कितनी बिक्री हुई, ये डेटा शायद पार्टनर्स से मिली CSV फाइलों में है या किसी और सिस्टम में। अच्छा, तो डेटा 3 अलग-अलग जगह हो गया, RDS, S3 और CSV फाइलें। जी। अब कंपनी चाहती है कि इन सब को मिलाकर देखे कि क्या चल रहा है। यही रेडशिफ्ट काम आता है। वो AWS ग्लू जैसी ETL सर्विस यूज करके RDS से सेल्स डेटा, S3 से क्लिक स्ट्रीम लॉग्स और CSV से मार्केटिंग डेटा, ये सब अपने रेडशिफ्ट क्लस्टर में लोड कर सकते हैं। ग्लू डेटा को साफ सुथरा करने और ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। ठीक है, सारा डेटा रेडशिफ्ट में आ गया। अब उनके एनालिस्ट रेडशिफ्ट पर कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज चला सकते हैं, जैसे किन मार्केटिंग कैंपेन से सबसे ज्यादा बिक्री हुई, या वेबसाइट पर कौन से रास्तों से लोग सबसे ज्यादा खरीदारी तक पहुंचते हैं, या पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी बदली है। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद RDS पर चलाना बहुत मुश्किल या धीमा हो। बिल्कुल।
और अंत में वो Amazon QuickSight या Tableau या Power BI जैसे BI टूल को सीधे Redshift से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे वो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं जिन्हें बिजनेस लीडर्स आसानी से देख सकें, समझ सकें और बेहतर फैसले ले सकें। समझ गया। ये रेडशिफ्ट का एक क्लासिक यूज केस है। अलग-अलग स्रोतों से डेटा लाना, उसे एनालिसिस के लिए तैयार करना, उस पर जटिल सवाल पूछना और फिर नतीजों को विजुअलाइज करना। ये बहुत बढ़िया उदाहरण था। इसने एकदम साफ कर दिया कि कैसे रेडशिफ्ट अलग-अलग बिखरे हुए डेटा को जोड़कर एक पूरी तस्वीर दिखाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? एक क्विक रिकैप। हाँ, जरूर। सबसे जरूरी बातें ये हैं। रेडशिफ्ट इज एनालिटिक्स, ओलैप। इसे OLTP से कंफ्यूज ना करें। कॉलमनर स्टोरेज, ये इसकी जान है। तेज क्वेरी, कम स्टोरेज। रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम, S3 में रखे डेटा पर सीधे SQL क्वेरी बिना लोड किए। डेटा लेक्स के लिए वरदान। हाँ, कॉलमनर और स्पेक्ट्रम तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर इसका आर्किटेक्चर, लीडर नोड, मैनेजर और कंप्यूट नोड्स टीम। स्केल, पेटाबाइट्स तक। ये डेटाबेस नहीं, ये डेटा वेयरहाउस है। और लागत, लंबे समय के लिए रिजर्व्ड इंस्टेंस RI से पैसे बचा सकते हैं। बढ़िया। संक्षेप में कहें तो अगर कहीं भी डेटा वेयरहाउस, BI, बड़े पैमाने पर एनालिटिक्स, ओलैप, कॉलम आधारित स्टोरेज, पेटाबाइट स्केल जैसे शब्द सुनाई दें या दिखाई दें, तो रेडशिफ्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये AWS इकोसिस्टम में एनालिटिक्स का असली वर्कहॉर्स है। कंपनियों को उनके डेटा से असली वैल्यू निकालने में मदद करता है। और इसी के साथ अमेज़न रेडशिफ्ट पर हमारी ये चर्चा समाप्त होती है। याद रखें, DynamoDB और RDS अपनी अपनी जगह बेहतरीन है ट्रांजैक्शन हाई थ्रूपुट के लिए, लेकिन जब बात आती है बड़े पैमाने पर एनालिटिक्स की, बिजनेस इंटेलिजेंस की और उन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की जो डेटा में छुपे हैं, तो वहाँ रेडशिफ्ट का दबदबा है। मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पे लोग सोच सकते हैं। जैसे जैसे डेटा हर तरफ से बढ़ता जा रहा है, IoT डिवाइसेस से, लॉग से, सोशल मीडिया से, रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम जैसी क्षमताएं कितनी ज़रूरी होती जा रही हैं। ये डेटा को वहीं क्वेरी करने देती हैं जहां वो है। जैसे S3 में उसे एक सेंट्रल वेयरहाउस में लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये तो है। बहुत धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें,